गुड मॉर्निंग। आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्लास 12th में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ा रहे थे, वेव्स के बारे में हम बात कर रहे थे। वेव्स होते क्या है ये बता दिया गया है आपको, वेव्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये बता दिया गया है, बेसिक डेफिनेशंस बता दिया गया है। वेव्स में अभी हम क्या करते हैं, वेव वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट किया है, एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी का। अब ये एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी, अभी जो डेरिवेशन मैंने कराया है वो नो डाउट मैंने वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए कराया है, लेकिन ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है, जो पावर का फॉर्मूला है, या जो आगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, वो आप किसी भी तरह के वेव में अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आज क्या करते हैं, जहां से हमने इससे पहले वाले लेक्चर में छोड़ा था उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तुम नीट का एग्जाम देना, तुम जेई का एग्जाम देना, मेंस का देना, एडवांस का देना, हर जगह तुमको इंटेंसिटी से मिलते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। इंटेंसिटी वर्ड 4 बार आएगा, वेव ऑन अ स्ट्रिंग पर, साउंड वेव पर, लाइट वेव पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, तो 4 जगह आएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, ओपन बोर्ड करना पड़ेगा। पहले 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 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डिंग नहीं रुकी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाले दिन में हमने देखा था, हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, किसका? डीई अपॉन dt, इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर, इसको हमने बोला था p इंस्टैंटेनियस, और p इंस्टैंटेनियस का वैल्यू आया था म्यू इनटू v a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, ऐसा एक वैल्यू आया था। इसी p इंस्टैंटेनियस का वैल्यू हमने क्या लिखा था, p इंस्टैंटेनियस का वैल्यू म्यू v a स्क्वायर, ओमेगा के प्लेस में 2 पाई अगर टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो इंस्टैंटेनियस पावर है ना, वो क्या आया था, अगर ये धागा है ऐसा, तो किसी भी x सेपरेशन, सोर्स से किसी x दूरी के x दूरी पर जो पार्टिकल रखा है उसको किसी t टाइम पर जो पावर मिलेगा, उसको किसी t टाइम पर जो पावर मिलेगा उसका एक्सप्रेशन है म्यू v a स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर s स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। अब हम क्या करते हैं, सिंस ये जो मेरे पास इंस्टैंटेनियस पावर है वो समय और एक्स का फंक्शन है, तो हम इसको जनरलाइज करने के लिए ना इंस्टैंटेनियस पावर नहीं, हम एवरेज पावर की बात करेंगे कि किसी भी सेक्शन को किसी भी टाइम में जो एनर्जी मिलता रहेगा, थ्रू आउट एनर्जी का सप्लाई थ्रू आउट होता रहेगा, तो जो एनर्जी का सप्लाई थ्रू आउट होता रहेगा तो कितना एवरेज पावर किसी भी सेक्शन को मिलेगा, एवरेज पावर, इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू बी ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, म्यू वी ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब ये सारे टर्म्स कांस्टेंट थे तो इसको मैंने क्या करा, एवरेज से बाहर निकाल दिया है। एवरेज किसका आएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर वाले टर्म का एवरेज लिखना है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का अगर आप एवरेज वैल्यू लिखोगे, अब मैंने आपको बताया था ये आप फाइंड भी कर सकते हो, नहीं तो आप याद रख लेना कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है हाफ। तो एवरेज पावर का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा म्यू वी ए स्क्वायर, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ गया, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। तो 2 म्यू वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला आ रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एवरेज पावर के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बार मेरे को एवरेज पावर का वैल्यू मिल गया, अगर मेरे को एवरेज पावर, यहां तक मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था एवरेज पावर। अब हम क्या करेंगे ना, एवरेज पावर के बाद एक नया वर्ड सीखेंगे, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी वर्ड कुछ नया नहीं होगा, पहले भी आपने सुना होगा, साउंड इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, ऐसा कुछ आपने सुना ही होगा या बोलते भी हैं, डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना कि अगर लाइट के सोर्स से बहुत दूर चले गए तो बोलते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, साउंड के सोर्स से बहुत दूर चले गए तो बोलते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है। तो नेक्स्ट वर्ड अपने को डिफाइन करना है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को पावर के हेल्प से ही डिफाइन करने वाले हैं। इंटेंसिटी होता क्या है, उसके लिए क्या करते हैं, इंटेंसिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है,
एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी होता है। जैसे लाइट, सन से जब लाइट हम तक पहुंचते हैं बोलते हैं सनलाइट की इंटेंसिटी। अब सनलाइट की इंटेंसिटी मान लो मैं बोलूं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट at any point, at any point is 100 joules per second per meter square। इसका क्या मतलब हो गया कि अब 100 जूल पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी गिरा होगा क्या? अगर 100 जूल पर सेकेंड बोलते हैं इसका मतलब जैसे पावर को बोलते थे कि कोई डिवाइस है जिसका पावर है मान लो 100 वॉट का, इसका मतलब हर एक 1 सेकेंड में वो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च करने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक एरिया है, मेरे पास एक एरिया है और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो कैसा है 1 मीटर स्क्वायर का। अब अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक सेकेंड में जो भी एनर्जी गिरेगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी। सिंपल सा लेमैन्स लैंग्वेज में ऐसे ही याद रखना कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में हर सेकेंड में जितना एनर्जी गिरता है उसी को हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी। अब 100 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, the intensity of light at any point is 100 जूल पर सेकेंड को आप वॉट भी लिख सकते हो, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। जनरली इंटेंसिटी को पावर पर यूनिट एरिया से ही डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी मतलब पावर पर यूनिट एरिया। आप तो ऐसा समझना कि जो भी तो इस तरह से हम क्या करते हैं इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब बोलोगे सर पावर तो आपने बता ही दिया, फिर ये नया वर्ड इंटेंसिटी क्यों सीख रहे हैं? जैसे अगर तुम बोलोगे एनर्जी, चलो सर एनर्जी का समझ में आता है कि एनर्जी जो है वो किस रेट से एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी क्या है ये समझ में आता है। पावर क्या है, किस रेट से एनर्जी मिल रहा है, ये भी पावर भी समझ में आता है। अब ये नया वर्ड इंटेंसिटी क्यों सीखना सर जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब ये नया वर्ड क्यों सिखाया जा रहा है? तो इंटेंसिटी क्यों सिखाया जा रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं ना, आपको वेव्स का कुछ क्लासिफिकेशन बताते हैं या डिफरेंस समझो। एक क्या डिफरेंस है, मान लो मैंने बोला कि एक धागा है, ऐसा एक धागा है जिसको मैंने बॉल से ऐसे बांध दिया है और हमने क्या किया, इस धागे में एक वेव पल्स इस तरह से जनरेट कराया। अब धागे में जो वेव पल्स तुमने जनरेट कराया ये तुम्हारा सोर्स था, ये जो वेव है वो यूनिडायरेक्शनल है क्या? सिर्फ एक डायरेक्शन में ये वेव क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अब जब सिर्फ एक डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पार्टिकल को क्या पावर मिलेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या 1 सेकेंड में किसी पार्टिकल को जो एनर्जी मिलेगा वो उसका पावर बता देंगे। लेकिन जब अपन लाइट सोर्स या साउंड सोर्स के बारे में बात करें ना, लाइट सोर्स का मतलब है मान लो ये एक बल्ब है और बल्ब को हमने क्या करा, बीच में रख दिया। अब इसमें से जो एनर्जी निकलती है ना, इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो 3 डायमेंशन में हर डायरेक्शन में निकलती है क्या? उसी तरह अगर एक स्पीकर होता, अगर एक स्पीकर होता तो स्पीकर से जो साउंड एनर्जी निकलती वो हर डायरेक्शन में निकलती है क्या? जब भी एनर्जी 3 डायमेंशनल स्पेस में फैलती है तो वहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आया है क्या? इंटेंसिटी जब जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग में इंटेंसिटी का इतना बात हम नहीं करते, वेव ऑन अ स्ट्रिंग में क्या होता है जनरली एनर्जी या पावर के टर्म्स में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन जब आप एक बल्ब का सोर्स ले लोगे, लाइट का सोर्स अगर ले लोगे और साउंड का सोर्स ले लोगे तो लाइट से एनर्जी यूनिडायरेक्शनल नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर हमने लाइट जलाई तो लाइट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में अपने को रेज दे रहा है, लाइट से जो रेज निकलती है वो सारे हर डायरेक्शन में निकलती है। अब जब भी एनर्जी 3 डायमेंशनल स्पेस में बिखरता है तो वहां पर इंटेंसिटी डिफाइन करना जरूरी है।
तो हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इंटेंसिटी और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इतना डायग्राम बना के नोट कर लेना। उसके बाद एनर्जी का मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं कि क्यों एनर्जी को हम, सॉरी, इंटेंसिटी को क्यों हम अलग से पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक एग्जांपल होता है, मान लेते हैं एक बल्ब का सोर्स, एक ऐसा लाइट का सोर्स हमने ले लिया, ये बल्ब हमने बना दिया एक। अच्छा, अब इस बल्ब को सेंटर मानते हुए, इस बल्ब को सेंटर मानते हुए मैंने क्या कर लिया, एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बना लिया। ये बल्ब जो था, बल्ब को सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का मैंने क्या कर लिया, स्फीयर बना दिया, स्फीयर 1, ठीक है। अच्छा, इसी बल्ब को सेंटर मानते हुए क्या करते हैं, एक और इसी बल्ब को रेडियस मानते हुए, इसी बल्ब को रेडियस मानते हुए हम क्या करते हैं, एक और स्फीयर बना लेते हैं, सेंटर मानते, इसी बल्ब को सेंटर मानते हुए एक और स्फीयर बना लेते हैं जिसका रेडियस क्या है, 2r का है। मतलब जो स्फीयर 1 है उसका रेडियस r है, और ये जो बाहर का स्फीयर है, स्फीयर 2, उसका रेडियस ट्वाइस ऑफ r का है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे, मान लो ये बल्ब 1 है, बल्ब 1 से जब एनर्जी निकलेगा, एनर्जी मतलब लाइट के रेज, तो बल्ब 1 से जब एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी 3 डायमेंशनल एरिया में इस तरह से फैलेगा। अच्छा, अब जितना एनर्जी स्फीयर 1 से लिंक हो रहा है, उतना ही एनर्जी स्फीयर 2 से भी लिंक हो रहा है क्या? बोलेंगे हाँ सर। तुम खुद से देखो, ये बिल्कुल वैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली जो कहानी बताई थी ना, जितना फ्लक्स इस वाले इनर वाले स्फीयर से लिंक होगा, बाहर वाले स्फीयर से भी उतना ही फ्लक्स लिंक होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इनर स्फीयर से एनर्जी लिंक होगा या ये जो आउटर स्फीयर से एनर्जी लिंक होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या? हमें साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से, एनर्जी लिंक्ड, एनर्जी लिंक्ड टू बोथ ऑफ द स्फीयर, टू बोथ ऑफ द स्फीयर, both of the sphere will be same, both of the sphere will be same। ये हम बता सकते हैं ना कि इतना एनर्जी दोनों से लिंक हो रहा है। फिर डिफरेंस क्या है सर? आर रेडियस के ले लूं, 2r रेडियस के ले लूं, अगर दोनों में एक अमाउंट का एनर्जी बिखर रहा है तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा इंटेंसिटी का। हमने इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया है? हमने इंटेंसिटी को डिफाइन किया है पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया? पावर अपॉन एरिया। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पर, अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पर, तो जो भी पावर बल्ब से जनरेट होता डिवाइडेड बाय एरिया। अब ए वाले पॉइंट का एरिया, अब देखो जितना एनर्जी यहाँ पर है उतना ही एनर्जी यहाँ पर है, उतना एनर्जी, एनर्जी इक्वली 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? तो ये जो इनर स्फीयर है उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये जो इनर एरिया है उसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। उसी तरह इंटेंसिटी अगर पॉइंट बी पर फाइंड आउट करे, इंटेंसिटी अगर पॉइंट बी पर फाइंड आउट करे तो वो हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए का वैल्यू कितना है? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी एट पॉइंट बी जो है वो एग्जैक्टली 1/4 है क्या? इंटेंसिटी एट ए का एग्जैक्टली 1/4 है। या ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन इसमें P, अब ये बल्ब तो सारे, मैं जितने भी तरह के स्फीयर्स बनाता सबके लिए बल्ब का वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। और ये स्टेटमेंट लॉजिकल भी है ना? कैसे लॉजिकल है सर? आप बल्ब से जितना दूर जाते हो, आप बोलते हो ना कि लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, डे टू डे लाइफ में ऐसा यूज करते थे ना। तो एनर्जी और इंटेंसिटी का खेल आपको समझना पड़ेगा। जनरली एनर्जी की बात हम कब करते हैं? जब यूनिडायरेक्शनल में वेव का, जब यूनिडायरेक्शन में वेव फ्लो करेगा तो एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इंटेंसिटी के बारे में कब बात करते हैं? जब 3 डायमेंशनल स्पेस में एनर्जी बिखरता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब आई होप ये एग्जांपल के बाद आपको इंटेंसिटी का खेल समझ में आया होगा कि लाइट सोर्स, बल्ब सोर्स, इस तरह का जब एग्जांपल होगा या साउंड का कोई सोर्स, तो वहां पर इंटेंसिटी के टर्म्स बात करेंगे। क्यों? क्योंकि
जितना एनर्जी अंदर वाले स्फीयर से पास करेगा उतना ही एनर्जी बाहर वाले स्फीयर से भी पास करने वाला है। ये बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? तो इस तरह से मैंने आपको इंटेंसिटी बता दिया कि इंटेंसिटी क्या है, मैंने आपको पावर बता दिया कि पावर क्या है। ठीक है, अच्छा अब ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे इंटेंसिटी बेस्ड। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है पावर अपॉन एरिया, जितने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होता। अब एक एग्जांपल है, देखो एग्जांपल क्या है। मान लो एक बल्ब है ऐसा, ठीक है, एक बल्ब है ऐसा, और इस बल्ब से यहां पर आर रेडियस के सेपरेशन पर एक ऑब्जर्वर है। आर रेडियस के सेपरेशन पर एक ऑब्जर्वर है, और ये जो आंखें हैं इन आंखों का रेडियस बताया गया है स्मॉल आर। ठीक है, और ऐसा इमेजिन करो कि इसी इंसान का जो दूसरा आंख है, या जो अगली बार नेक्स्ट टाइम ये जो इंसान है, ये जो इंसान है वो बल्ब सोर्स से ट्वाइस आर के सेपरेशन पर है, बल्ब से ट्वाइस आर के सेपरेशन पर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी perceived, find the energy perceived by the observer, by the observer in the two case, in the two, find the energy perceived by the observer in the two cases if power of the bulb is, power of the bulb is p watt। ठीक है, एक सेकंड में जो एनर्जी परसीव होगा ना उसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? क्वेश्चन लिख लेना, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना। हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पावर अपॉन एरिया। अच्छा, अब इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया है, एक सेकंड में जो एनर्जी परसीव्ड होगा, अब एक सेकंड में एनर्जी परसीव्ड इन 1 सेकंड, एनर्जी परसीव्ड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जो एनर्जी परसीव्ड होगा उसको मैं इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख सकता हूं ना। अब किसका एरिया लिखेंगे? एरिया ऑफ द आई। अब आंखों को ही एनर्जी मिल रहा था ना, यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया इंटेंसिटी कैलकुलेट करने पर एरिया कौन सा एरिया है? ये जो 2r रेडियस का जो एरिया होता है जहां पर पूरी एनर्जी बिखरती, वो 2r, वो पूरा एनर्जी बिखरा है। लेकिन मुझे जानना है कि इनके आंखों को, इसके आंखों को कितना एनर्जी मिला। तो अगर मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करूं, केस 1, अगर मैं केस 1 के बारे में बात करूं तो केस 1 में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? P डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ये इंटेंसिटी हो गया। अच्छा, कितने एरिया में बिखर रहा है? तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर के एरिया में बिखर रह गया। तो पाई से पाई अगर आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी परसीव्ड होगा, जो एनर्जी परसीव्ड होगा पर सेकेंड, उसका वैल्यू पी आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी पे जो एरिया है, इंटेंसिटी कैलकुलेशन में जो एरिया था वो एरिया है जहां पर पूरा का पूरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जब मैं एनर्जी परसीव कैलकुलेट कर रहा हूं तो गिवन एरिया में, मतलब इसके आंखों पर कितनी एनर्जी गिरी वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करो, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मैं बोलूं एनर्जी परसीव्ड इन 1 सेकेंड, तो इंटेंसिटी यहाँ पर पावर अपॉन एरिया था। ये एरिया है सेपरेशन को रेडियस मान के जो स्फीयर बनता उसमें जो एनर्जी बिखरेगा उसका एरिया, और ये एरिया ऑफ द आई मतलब जहां पर एनर्जी फॉल कर रहा है। अब उसी तरह अगर मैं सेकंड केस के लिए फाइंड आउट करता, केस 2, अगर मैं केस 2 के लिए फाइंड करता तो केस 2 में जो एनर्जी परसीव्ड होगा, एनर्जी परसीव्ड होगा, पहले तो इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लो भाई। तो इंटेंसिटी हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 4 पाई टाइम्स ऑफ 2r का होल स्क्वायर। ये एनर्जी परसीव्ड हो गया इनटू पाई आर स्क्वायर। आंखों का एरिया तो अभी भी पाई आर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल कर दो तो एनर्जी परसीव्ड फिर से कितना आ जाएगा? पी आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये आंसर। तो इस तरह से इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अभी तो आप बस इतना समझ लो
अभी तो बस आप इतना समझ लो कि पावर जब भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है वेव का तो वहां पर पावर के टर्म्स में एनर्जी के टर्म्स में बातें करते हैं। और जब भी क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में एनर्जी बिखरता है तो वहां पर क्या करते हैं, इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। अब इंटेंसिटी का ना एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं किसी भी तरह के वेव के लिए। ये तो मैंने आपको इंटेंसिटी समझाने की कोशिश की थी कि इंटेंसिटी होता क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आया है, म्यू इंटू वी ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर एरिया, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये एरिया का स्क्वायर नहीं है। म्यू वी ए स्क्वायर 2 भी मल्टीप्लाई कर दो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये मेरे पास एवरेज पावर आ गया ना। अब इंटेंसिटी में हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो है वो है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरा धागा है जिसमें क्या हो रहा था, वेव फॉर्म बन रहा था, ये वो थ्रेड है जिसमें वेव फॉर्म मैंने फॉर्म किया था। अब कौन सा एरिया, इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो पावर पर यूनिट एरिया, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ना। इसके ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहीं पर एनर्जी बिखर रहा है क्या, जो भी एनर्जी है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में बिखर रहा था। तो यहाँ पर जब आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो आप लिख दोगे 2 इंटू म्यू। म्यू का मतलब था मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका लेंथ, वेव वेलोसिटी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और एरिया के प्लेस में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ इनटू एरिया जो है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो होता है डेंसिटी। तो 2 रो वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अगर तुमको इससे पहले वाली बातें नहीं भी समझ में आई है तब भी आप क्या कर लेना, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रख लेना कि जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी, अब ये दो मैंने ये जो इक्वेशन डिराइव किया है वो वेव ऑन अ स्ट्रिंग के लिए है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है जो किसी भी तरह के वेव के लिए वैलिड है। तो इंटेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास जो आ रहा है, इंटेंसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ रो वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब तुमने कहीं तो सुना हो, देखो अगर मैं बोल दूं कि फॉर सेम मीडियम, फॉर सेम मीडियम, फॉर सेम मीडियम, मीडियम सेम अगर रख दो, मान लो मेरे पास दो बल्ब का सोर्स है, बल्ब 1 और बल्ब 2, ठीक है, बल्ब 1 और बल्ब 2। अब दोनों के लिए 2 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, दोनों से जो एनर्जी बिखरेगी वो एयर मीडियम पे बिखर रही है तो दोनों का डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। वेव वेलोसिटी भी क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। पाई स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों बल्ब्स का फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम है तो जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है क्या। अब ये रिलेशन आपने शायद अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में 10th में कभी भी साउंड वेव पढ़ते थे तो वहां पे बताते थे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी साउंड कितना लाउड है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो ये वो रिलेशन है जो हमें क्या करना है, आगे जाके यूज करना है। अब इंटेंसिटी, एनर्जी, पावर, ये सब का जो रिलेशन है वो याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो है इंटेंसिटी इज 2 रो वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहीं से हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर का। अब ये जो एनर्जी, पावर और इसका जो सेक्शन था वो एक कॉमन सेक्शन था जो हर तरह के वेव के लिए वैलिड है। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। इससे पहले वाला लेक्चर और ये वाला जो लेक्चर आधा है इसकी पूरी की पूरी कहानी आपको याद रखनी है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो फॉर्मूला जैसा मान के याद कर लेंगे। मेडिकल के एग्जाम के लिए अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको तो बस एंड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सेक्शन कंप्लीट हो गया वेव का। मैंने देखो वेव खत्म कर दिया, वेव ऑन अ स्ट्रिंग खत्म कर दिया, मतलब वेव ऑन अ स्ट्रिंग में मैंने वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना सिखा दिया, और अभी मैंने तुमको एनर्जी, इंटेंसिटी और पावर का खेल खेलना सिखा दिया। अब हम एक अगले सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ही अब आगे क्या करेगा, आगे के चैप्टर्स को बढ़ाएगा। मतलब आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो इंटरफेरेंस के ही एप्लीकेशन रहेंगे एक तरह से। इंटरफेरेंस,
इंटरफेरेंस। अब इंटरफेयर करना, तुमने सुना होगा ना, मेरे बातों पे इंटरफेयर मत करो। इसका मतलब मेरे बातों को छेड़खानी मत करो, मेरी बातों में तुम अपना बातें मत मिलाओ, ऐसा कुछ होता है ना इंटरफेयर करना, इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो इंटरफेरेंस वर्ड वहीं से आ रहा है। सिंपल से लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेव्स के मिलने को, वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। एक मिनट, हाँ, दो या दो से अधिक वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, हाँ, इंटरफेरेंस कहते हैं। दो या दो से अधिक वेव्स के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। ये अपने को याद रखना है, जब भी आपस में दो वेव्स मिलेंगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। अच्छा, अब इंटरफेरेंस में होता क्या है वो देखते हैं। इंटरफेरेंस में होता क्या है वो देखते हैं। मान लो एक ऐसा थ्रेड है, ठीक है। अब जब ये थ्रेड में वेव चलता है, जब ये थ्रेड में वेव चलता है, तो किसी भी पार्टिकल को क्या मिलता है। मान लो जब थ्रेड में वेव चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे रखा हुआ जो ये मेरा सोर्स था, ये सोर्स है और ये क्या है, पार्टिकल है। तो जब धागे में वेव चलना स्टार्ट होता है, तो किसी भी पार्टिकल को एसएचएम मिलता है क्या, ये हमने फाइंड करके देखा था ना, कि वेव के इक्वेशन में अगर पोजीशन फिक्स कर दे तो वो एसएचएम का इक्वेशन आता है। तो हम यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि धागे में अगर वेव चल रहा है, धागे में वेव चल रहा है, तो किसी भी पार्टिकल को उस वेव के कारण क्या मिलता है, पार्टिकल को एसएचएम मिलता है। एसएचएम मिलता है मतलब डिस्प्लेसमेंट मिलता है क्या, ये जो पार्टिकल था उसको पहले वेव के कारण क्या मिला, एक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, एक एसएचएम मिल रहा है। अच्छा, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि वेव जो है, एक सोर्स यहां पर भी है और एक सोर्स यहां पर भी है, हो सकता है ना। अभी क्या करते थे, अभी तक इसको एक फिक्स दीवार से लगा के रखते थे और एक सोर्स कनेक्ट करते थे। अभी ऐसा समझ लो कि यहाँ भी एक सोर्स है और यहाँ पे भी सोर्स है। अब इधर से ये भी जगल कर रहा है इसको, और इधर से ये भी जगल कर रहा है। अब ये भी अगर इसको जगल करेगा और ये भी अगर जगल करेगा, तो किसी भी पॉइंट P को, किसी भी पॉइंट P को इधर से भी एक डिस्टरबेंस मिलेगा और इधर से भी एक डिस्टरबेंस मिलेगा ना। इसका मतलब पॉइंट P जो है उसको दो एसएचएम्स मिलेंगे क्या, पहला एसएचएम, पॉइंट P को दो एसएचएम मिलेंगे। पहला एसएचएम पहले वाले सोर्स से और दूसरा एसएचएम दूसरे वाले सोर्स से। इसका मतलब ये जो पार्टिकल P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग भी होना है और इसके अकॉर्डिंग भी होना है क्या। पहले क्या था, सिर्फ एक एसएचएम था, तो जैसा ये एसएचएम, ये वाला एसएचएम जैसा बोलता कि तू ऐसे मूव कर, तो ये ऐसा ही मूव करता। अब ये जो वेव आया है वो इसको एक एसएचएम प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो वेव आया है वो भी इसको एक एसएचएम प्रोवाइड कर रहा है। अब सेम पार्टिकल्स को अगर दो एसएचएम मिल रहे हैं, सेम पार्टिकल्स को अगर दो एसएचएम मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका जो नेट एसएचएम होगा या इसका जो नेट मोशन होगा वो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण इसका नेट मोशन है क्या। अब तुम याद करो, वेक्टर्स में ऐसा कुछ कहानी तुमने सीखा है। मान लो मैं बोलूं वो रिवर बोट प्रॉब्लम, अगर तुमको याद हो तो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता था, रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना चाहता था और तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना चाहते थे। रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए मैं वापस आता हूँ, क्योंकि तुम्हें याद तो होगा नहीं, पता नहीं याद है कि नहीं। रिवर बोट प्रॉब्लम में हम क्या बोलते थे, रिवर बोट को ऐसे लेके जाना चाहता है और मैं बोट को कुछ ऐसे एंगल पर लेके जाना चाहता था, ठीक है। अब रिवर क्या होता था, बोट क्या होता था, टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग चला जाता है, ऐसा होता था क्या, नहीं। बोट बोलता था कि ठीक है भाई साहब, तुम मेरे को इधर लेके जाना चाहता है, वो तुम मेरे को उधर लेके जाना चाहता है, हम क्या करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो रिजल्टेंट है उसके लॉन्ग भाग जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता था क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब यहां पर भी वैसा ही है, एक जो पार्टिकल है हमारे पास, पार्टिकल जो है उसको दो एसएचएम मिल रहे हैं। पहला एसएचएम बोल रहा है कि तुम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करो, दूसरा एसएचएम मान लो बोल रहा है कि तुम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करो। तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो ऑसिलेशन होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करता हुआ। अब ये जो दो वेव्स को ऐड करने का तरीका होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो वर्ड्स हैं, एक तो है इंटरफेरेंस, जब वेव्स आपस में आकर मिलते हैं तो उनको बोलते हैं इंटरफेरेंस।
और जब वेव्स आपस में आके मिल रहे हैं तो किसी भी पार्टिकल को क्या मिल रहा है, 2 एसएचएम मिल रहा है। अब 2 एसएचएम्स को ऐड करने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। मैंने एडिशन ऑफ एसएचएम आपको सिखाया है, 2 एसएचएम्स को कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। इसी दिन के मैंने आपको सिखाया था कि आज जब जरूरत हो तो आपको कुछ भी याद ना रहे। आगे देखते हैं, ठीक है। आपको नहीं भी याद है तो क्या करूंगा, पढ़ाना तो है, रिवाइज कराऊंगा फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा तो जरूर। शेयर, हाँ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब है 2 वेव्स का मिलना, और सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हमने जब किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता था तो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कैलकुलेट कर लेते थे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही बोलता है, किसी भी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है। जो भी इंडिविजुअल वेव्स हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा वही क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का। अब ऐसे तो सर लग रहा है कि बहुत भारी भरकम है, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पर आएगा, डेफिनेटली थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि देखो मैथमेटिक्स समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो एंड रिजल्ट याद कर लेना। मेडिकल वाले बच्चे तो एकदम बिंदास रहेंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई अपने काम का तो सिर्फ रिजल्ट है। लेकिन अगर आप एडवांस का सोचते हो ना तो जो डेरिवेशंस में कराऊंगा वो एकदम ध्यान से देखना, मेंस के लिए भी आपको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास 2 सोर्सेज है, ये सोर्स है 1 S1, ये सोर्स है 2 S2, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, एक वेव यहां से चलता हुआ आ रहा है, कोई भी वेव हो सकता है, साउंड वेव, लाइट वेव, कोई भी वेव हो सकता है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं आइडिया। यहां से एक वेव चलता हुआ आ रहा है S1 से, और S1 से जो वेव चलता हुआ आ रहा है उसका वैल्यू है मान लो y इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। ऐसे ही जनरल इक्वेशन लिखते हैं। S2 से भी एक वेव चल के आ रहा है, और S2 से जो वेव चल के आएगा उसका इक्वेशन है मान लो A2 साइन ओमेगा t माइनस kx। अब देखो यही थियरी जो है ना वो आगे जाके साउंड में भी आएगा, आगे लाइट में भी आएगा। बस याद रखना, अगर मैं बोलूंगा, अभी बोल रहा हूँ वेव ऑन अ स्ट्रिंग तो ये धागे हैं। अगर मैं बोलूं लाइट सोर्सेस तो यहाँ पे ये बल्ब होता है S1 और ये S2 दूसरा बल्ब होता है। अगर मैं बोलता साउंड वेव तो यहाँ पर पहला बॉक्स होता है, यहाँ पर दूसरा बॉक्स होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, वेव जनरेट कराएंगे। बस आप सीधा से इतना याद रखना कि इंडिविजुअल अगर सिर्फ S1 से वेव आता तो इसके कारण S1 के कारण जो SHM मिलता उसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होता। सिर्फ S2 आता तो जो S2 ने डिस्प्लेसमेंट दिया होता उससे वो मूव करता। अगर S1 S2 साइमल्टेनियसली आएगा तो जो नेट रिजल्ट होगा वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि S1 से पार्टिकल P की दूरी जो है वो कुछ तो x1 की है, S1 से पार्टिकल P की दूरी कुछ तो x1 की है, और S2 से पार्टिकल P की दूरी कुछ तो x2 की है। अच्छा, अब यहां से S1 से जो वेव चल के आ रहा था उसका इक्वेशन ये है। अगर मैं x को x1 से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैंने x को फिक्स कर दिया है, जैसे ही वेव के इक्वेशन में x को फिक्स कर देते हैं वो SHM का इक्वेशन बन जाता है। तो मैं लिख रहा हूं y1 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P as provided by wave 1 या as provided by source S1,
उसी तरह अगर मैं लिखूं, अच्छा अब ये y1 को मैं क्या लिखूंगा, y1 का वैल्यू लिखूंगा x के प्लेस में x1 रख देंगे तो SHM का इक्वेशन बन गया ना। तो y1 को मैं लिख दे रहा हूं a1 sin ओमेगा टी माइनस के x1, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि y2, तो y2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p as provided by source S2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p as provided by source S2, सोर्स S2 से जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, y2 क्या हो जाएगा, पार्टिकल p को जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है सोर्स S2 से, तो y2 को क्या लिख सकते हैं, y2 के लिए x का वैल्यू x2 हो गया क्या, तो जो भी इसका इक्वेशन था वहां पर x के प्लेस में x2 रख दो, तो ये हो जाएगा a2 sin ओमेगा टी माइनस के x2, लिख सकते हैं ना भाई साहब, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, सब कुछ सही सही चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर आपके मन में जो आ रहा है आप लिखते जा रहे हो, अपने समझ में तो घंटा कुछ नहीं आ रहा है। मैंने ये सब पहले भी बताया था कि वेव के इक्वेशन में अगर आप पोजीशन को फिक्स करते हो मतलब वो एसएचएम का इक्वेशन बन जाएगा। तो S1 से x1 दूरी पर, सोर्स S1 से x1 दूरी पर एक पार्टिकल है P, इसका मतलब मैंने x को फिक्स कर दिया। अब जैसे ही मैंने x को फिक्स कर दिया मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक SHM के बारे में बात कर रहा हूं। उसी तरह S2 से, सोर्स S2 से x2 दूरी पर एक पार्टिकल है P, मैंने फिर से पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया मतलब मैं SHM के बारे में बात कर रहा हूं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि जो y नेट है, y नेट जो है वो y1 प्लस y2, देखो एक्चुअल में वेक्टर एडिशन होता है लेकिन अपने सिलेबस में लीनियर एडिशन ही है, वेक्टर एडिशन अपने सिलेबस में होता नहीं है, वो बस एक्चुअल में जो होता है वो बता दिया, लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में जो होंगे वो सिर्फ लीनियर एडिशन ऑफ वेव्स होंगे या लीनियर एसएचएम, लीनियर एडिशंस ऑफ एसएचएम होंगे। तो y नेट का वैल्यू जो है, अब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, हर किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए होगा स्पेस, लाइफ में सबको स्पेस चाहिए, मेरे को भी स्पेस चाहिए। जो y नेट का वैल्यू है, y1 का वैल्यू है, y1 का वैल्यू है a1 sin ओमेगा टी माइनस के x1 और y2 का वैल्यू है a2 sin ओमेगा टी माइनस के x2। ये y नेट का वैल्यू हो गया, y नेट इज a1 sin ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस a2 sin ओमेगा टी माइनस के x2। अब दो SHMs को ऐड करना हमने आपको सिखाया है, कैसे ऐड करते थे, दो SHMs को ऐड करने का तरीका होता था, आप SHMs के एम्पलीट्यूड्स को मान लो वेक्टर, आप SHMs के एम्पलीट्यूड को मान लो वेक्टर और वेक्टर एंगल मान लो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ठीक है। इसको ये ऐड करने का तरीका मैंने SHM के एडिशन में सिखा रखा है, तो वहीं से हम इसको पिक कर रहे हैं। आपको जब भी दो SHMs को ऐड करना होगा तो आप क्या करना, एम्पलीट्यूड्स को मान लेना वेक्टर्स और जो फेज डिफरेंस होगा उसको मान लेना वेक्टर एंगल। तो डेल्टा फाई, अगर आप डेल्टा फाई का वैल्यू लिखोगे तो डेल्टा फाई का मतलब हो जाएगा फेज डिफरेंस, तो ओमेगा टी माइनस के x1 पहले का फेज था, इसमें माइनस कर दो ओमेगा टी माइनस के x2। जब मैं फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं डेल्टा फाई, तो ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2 का आ गया क्या, प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अगर हम कैंसिल आउट कर दे, प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी हम कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा फाई, यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा फाई का वैल्यू, डेल्टा फाई कितना आ जा रहा है, डेल्टा फाई का वैल्यू आ रहा है, के कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x2 माइनस x1। इस तरह से हमारे पास फेज डिफरेंस का वैल्यू आ रहा है, सॉरी फेज डिफरेंस, हाँ डेल्टा फाई, पहले वाले वेव, पहले वाले एसएचएम और दूसरे वाले एसएचएम में इतना फेज डिफरेंस था, तो के x2 माइनस x1 लिख दिया। अब ये के क्या है, के एंगुलर वेव नंबर है ना, इस डेल्टा फाई को ये भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। अच्छा ये x2 माइनस x1 क्या है सर,
x2 जो है वो पाथ ट्रैवल्ड बाय वेव s2 है क्या? s2 से निकलने वाला वेव p तक पहुंचने पर जो पाथ ट्रैवल करेगा उसका वैल्यू है x2, और s1 से निकलने वाला वेव p तक पहुंचने के लिए जो पाथ ट्रैवल करेगा उसका वैल्यू है x1। तो अगर मैं x2 माइनस x1 लिखूं यहां पर, इसका मतलब मैं पाथ डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं क्या? अब एकदम ध्यान से समझना, सारा खेल इस पाथ डिफरेंस का ही है। पाथ डिफरेंस का मतलब हो गया S2 से P तक जब वेव चल रहा था, S2 से P तक जब वेव चल रहा था तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा उसको? उसको चलना पड़ा x2 लेंथ, ठीक है? मतलब पाथ ट्रैवल्ड बाय वेव फ्रॉम S2 इज x2, पाथ ट्रैवल्ड बाय वेव फ्रॉम S1 इज x1। अब अगर आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो x2 माइनस x1 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मतलब इसने जो पाथ ट्रैवल किया और इसने जो पाथ ट्रैवल किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस। याद रखना, पूरा का पूरा इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा जब आपको पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया। पहले वेव ने जो पाथ चला, दूसरे वेव ने जो पाथ चला, दोनों के पाथ का जो डिफरेंस है उसी को बोलेंगे पाथ डिफरेंस। अब तुम बोलेगे सर आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो पाथ डिफरेंस को? पाथ डिफरेंस को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है, ये मान लो पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस के लिए हम जनरली डेल्टा एक्स यूज करते हैं। पाथ डिफरेंस के लिए हम जनरली यूज करेंगे डेल्टा एक्स। तो मेरे पास जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू है, पाथ डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है? 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स आ रहा है क्या? इसको मैंने अभी एक साइड में लिख के रख दिया। अच्छा, हमने क्या बोला था कि जो वेव्स हैं, या जो वेव्स हैं, वेव्स के कारण जो एसएचएम्स मिला, एसएचएम्स को ऐड करने के लिए एम्पलीट्यूड्स को मानना पड़ेगा वेक्टर, एम्पलीट्यूड्स को मानना पड़ेगा वेक्टर, और एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मान के वेक्टर एंगल क्या लेंगे? फेज डिफरेंस लेंगे। अच्छा देखते हैं भाई साहब, एक वेव इस तरफ है, ये A2 इधर है और ये A1 इधर है और ये डेल्टा फाई है, ऐसा ही है ना? अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं? दो वेव्स का जब रिजल्टेंट निकालते हैं ए नेट। अब ए नेट क्यों बोल रहे हैं? इन दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड करने के बाद जो नेट हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा उसको ए नेट लिख दिया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट वाले वेक्टर का स्क्वायर, सेकेंड वाले वेक्टर का स्क्वायर, 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। फर्स्ट वाले वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वाले वेक्टर का स्क्वायर, 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ये ए नेट का वैल्यू हो गया क्या? अच्छा, इसका मतलब ए नेट का जो स्क्वायर है, ए नेट का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ऐसा कुछ हो गया क्या? अच्छा, अभी आप देखना, ये जो a1 है, a2 है, 2 है, इन सबका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। एक बार अगर वेव जनरेट हो गया तो जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। S1 और S2 के बीच का जो फेज डिफरेंस है, अगर मैं cos डेल्टा फाई का वैल्यू चेंज करूं तो मैं a नेट का वैल्यू चेंज कर सकता हूं क्या? अच्छा भाई साहब, अब मेरे को cos डेल्टा फाई का वैल्यू चेंज करने के लिए डेल्टा फाई को चेंज करना पड़ेगा, और डेल्टा फाई को चेंज करने के लिए डेल्टा एक्स को चेंज करना पड़ेगा क्या? मतलब किसी भी पॉइंट पर जो नेट एम्पलीट्यूड बनने वाला है, किसी भी पॉइंट पर जो नेट एम्पलीट्यूड बनने वाला है उसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है cos डेल्टा फाई पर, और डेल्टा फाई का वैल्यू जो फेज डिफरेंस का वैल्यू वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? मतलब पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस का खेल है वो पाथ डिफरेंस का है। अगर पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस पता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा फाई जो है, डेल्टा फाई जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स है। अगर पाथ डिफरेंस पता तो फेज डिफरेंस पता, और अगर फेज डिफरेंस पता तो मैं एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट का निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि a1 a2 2a1 a2 कांस्टेंट है, चेंज क्या हो सकता है? डेल्टा फाई का वैल्यू चेंज हो सकता है। अब यहां पर ना हम क्या करेंगे, कुछ अलग अलग केसेस बनाएंगे, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप यहां तक तुमको कहानी समझ में आया है। अगर यहां तक कहानी नहीं भी समझ में आया है तो ये इक्वेशन याद रख लेना, ठीक है? ये इक्वेशन याद रख लेना। अच्छा, इसमें एक और इक्वेशन है इंटेंसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर लेते हैं। इंटेंसिटी के टर्म्स में भी एक इक्वेशन डिफाइन कर लेते हैं, फिर अगले दिन से देखेंगे, एक दिन में ज्यादा पढ़ाना सही नहीं होता।
ए नेट का स्क्वायर। अच्छा हमने ये देखा था कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर का, मतलब इंटेंसिटी को लिख सकते हैं कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय के होगा, लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर जी। ए नेट का स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं आई नेट स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर नहीं आई नेट होगा यहाँ पर, आई नेट अपॉन के, ठीक है, इक्वल्स टू I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2। यहां पर A1 आ गया, A1 का मतलब रूट I1 अपॉन के, फिर यहाँ पर रूट I2 अपॉन के और कॉस में डेल्टा 5 लिखा जा सकता है ना। एक इक्वेशन एम्पलीट्यूड का बना दिया मैंने, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा 5। एक इक्वेशन इंटेंसिटी का बना देते हैं। अब यहाँ पर देखो ना, डिनोमिनेटर में सब जगह से k जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई नेट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा 5। ये हमारे पास आई नेट का वैल्यू आ गया क्या, आई नेट का वैल्यू इस तरह से आ जाएगा I1 प्लस I2 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 I2 कॉस डेल्टा 5। एक इक्वेशन नेट एम्पलीट्यूड का है, नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा 5। अब यहां पर अगर आप देखोगे तुम इंटेंसिटी, अब कहीं पर भी इंटरफेरेंस होगा ना तो हमें इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करना है। जब लाइट वेव साउंड वेव के बारे में बात करेंगे तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, जब वेव ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन तुम इंटेंसिटी कैलकुलेट करो या तुम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो, दोनों के कैलकुलेशन के लिए, दोनों के कैलकुलेशन के लिए अपने को ये कॉस डेल्टा 5 पता होना चाहिए, और कॉस डेल्टा 5 का वैल्यू पता होने के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए ना। देखो आज के ये में आज के लेक्चर में मैंने क्या किया है, कुछ बेसिक, देखो जो भी आज मैंने बताया एकदम नया है, एकदम नया, और ये जितना भी आज का लेक्चर तो याद करने वाला है। देखो फिजिक्स कहने के लिए हम बोलते हैं कि भाई तुमको दिमाग लगाना है, ये करना है वो करना है, लेकिन ये जो लेक्चर्स के जो पार्ट्स है ना ये तुमको याद रखना पड़ेगा। जब तक तुम ये इंटेंसिटी ए नेट और ये सब का फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत बहुत है, ऐसा नहीं कि एकदम पागलों के जैसे सब याद करते जाएंगे कि अच्छा आई नेट के बाद I1 आना है, I1 के बाद I2 आना है, ऐसा नहीं याद करेंगे। लेकिन एक दिमाग में पिक्चर बना होना चाहिए कि हाँ इस लेक्चर में सर ने ये बताया था, उस लेक्चर में सर ने ये बताया था। बहुत जरूरी है कि कॉपी में लिखा हुआ हर एक बात आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर कॉपी में लिखा हुआ बात आपके दिमाग में नहीं बैठा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज।